हाँ जी बच्चों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे साथियों का कैरियर एकेडमी कुंडा के इस ऑनलाइन बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर। तो आज हमारे पास है क्लास 10th की बारी और जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं करंट के बारे में कि करंट कितने प्रकार का होता है, करंट को हम लोग कैसे स्टोर करते हैं या किस करंट को स्टोर कर सकते हैं, किस करंट को स्टोर नहीं कर सकते। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज के इस मजेदार से सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखिए, थंबनेल बनाइए, हार्ट बनाइए और आज की इस लेक्चर को हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारे पास टॉपिक का नाम है, सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वैद्युत धारा के बारे में, जिसको हम लोग अपने शब्दों में बोलते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट, क्या होता है इसका फॉर्मूला, क्या होता है इसका मात्रक और एक एम्पियर क्या होता है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन इंपॉर्टेंट होती है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और उसी सीरीज में आज है हमारे पास लेक्चर नंबर नेक्स्ट, और उसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ करंट की, मतलब जो विद्युत धारा होती है वो कितने प्रकार की होती है। सबको पता होगा या नहीं पता होगा, तो आज इसके बारे में बहुत प्यार से, बहुत आराम से चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप सही बच्चे वीडियो में से बने रहिएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है वैद्युत धारा के प्रकार। तो सबसे पहले मैं अपनी हेडिंग देता हूं। हेडिंग है हमारे पास वैद्युत धारा का प्रकार या वैद्युत धारा के प्रकार। वैद्युत धारा के प्रकार, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब कि विद्युत धारा क्या होती है, इसके बारे में बात करना है। तो चलिए इसी में बात करेंगे। तो देखो, विद्युत धारा को जो डिवाइड किया गया है वो उसकी दिशा और मान के आधार पर डिवाइड किया गया है। मान मतलब मान सर नहीं, मान का मतलब वैल्यू। तो यहाँ पे जो उसकी वैल्यू है उसके बेस पे डिसाइड किया गया कि जो विद्युत धारा है वो कितने प्रकार की होगी। एक सेकेंड जरा मैं चेक करूं चीजें विजिबल है सही से। हाँ, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। चलो, तो हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा है? टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो विद्युत धारा को हम लोग किसके आधार पर बांटे हैं? विद्युत धारा को हम लोगों ने बांटा है उसके परिमाण, जिसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू, और उसकी डायरेक्शन के बेस पे, कैसे चेंज होती है इनमें, उनके बेस पे। तो सबसे पहले हमारे पास ये है वैद्युत धारा के प्रकार। तो वैद्युत धारा के प्रकार में सबसे पहले यही जानेंगे कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार। तो कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार की होती है वैद्युत धारा। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। सबसे पहला हमारे पास होता है एसी। क्या होता है? एसी होता है। और एक दूसरा क्या होता है हमारे पास? डीसी होता है। एसी का पूरा नाम होता है अल्टरनेटिंग करंट। क्या होता है भाई? अल्टरनेटिंग करंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्ती धारा। दूसरा हमारे पास होता है डायरेक्ट करंट। क्या होता है? डायरेक्ट करंट होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं दिष्ट धारा। हिंदी में इसको बोलते हैं दिष्ट धारा, और इसको क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्ती धारा। ये इसको शॉर्ट में एसी बोलते हैं और इसको शॉर्ट में डीसी बोलते हैं। यहां तक तो समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास यही आता है इसमें पहला पॉइंट। देखो, मैं क्या कर रहा हूं, मैं दोनों के प्रकार को ही बता दे रहा हूं और दोनों के अंतर को भी बता दे रहा हूं। तो एक ही टॉपिक में 2 टॉपिक हमारे क्लियर हो रहे हैं। कौन कौन से? कि वैद्युत धारा कितने प्रकार की होती है उनके बारे में डिस्कशन, और वैद्युत धारा जो प्रकार एसी और डीसी होता है इनमें अंतर क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हम लोग। तो यहीं पर आज बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है अल्टरनेटिंग करंट। क्या आता है? अल्टरनेटिंग करंट, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। इसकी परिभाषा की वह धारा जिसका मान तथा दिशा प्रत्येक क्षण बदलती रहती है। जिसका मान तथा दिशा प्रत्येक क्षण बदलती रहती है, उसे एसी करंट कहते हैं या उसे अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। उसे अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। इसी का जस्ट अपोजिट ये होता है। यहां पर इसका मान प्रत्येक क्षण बदल रहा है, बट यहां पर इसका मान नहीं बदलेगा, इसकी दिशा नहीं बदलेगी। तो इसकी परिभाषा हमारे पास क्या आएगी पहले पॉइंट में? कि वह धारा, जिसका मान
व दिशा, जिसका मान व दिशा नहीं बदलता या नहीं परिवर्तित होता, नहीं बदलता, उसे शॉर्ट में उसे दिश धारा या डीसी करंट कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? उसे क्या बोलते हैं? दिश धारा बोलते हैं, डीसी करंट बोलते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारे पास प्रतीक। तो इसका जो प्रतीक होता है, इसका जो सिंबल होता है, वो होता है हमारे पास ऐसे सर्कल बनाते हैं इसके लिए, और इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं। ये एसी करंट है। कौन सा करंट है? एसी करंट है। और यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट आएगा, इसके प्रतीक के बारे में बात करेंगे, तो इसको हम लोग कुछ दूसरे तरीके दिखाते हैं। इसका तरीका क्या होता है? इसका तरीका होता है एक बड़ा के डंडा और एक छोटे के डंडा। जो बड़ा डंडा उसको तो प्लस, जो छोटा होता है उसको माइनस बोलते हैं। तो ये डीसी करंट होता है। ठीक है, अब इसका जरा ग्राफ बना देते हैं आपके लिए, देखना ध्यान से। एसी करंट, तो इसका ग्राफ कुछ जैसे आप लोग त्रिकोणमिति पढ़ते हो ना, तो त्रिकोणमिति आपने पढ़ा होगा साइन थीटा। तो साइन थीटा का जो ग्राफ होता है वही किसका होता है? अल्टरनेटिंग करंट का होता है। इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप का होगा। ये कौन सा करंट है? एसी करंट है। अच्छा, तीसरा पॉइंट यहां पे बनाएंगे इसके ग्राफ के बारे में। तो इसका ग्राफ एक सीधी रेखा होती है। देखो, इसका मान ऊपर जा रहा है, तो जब ग्राफ ऊपर जाता है तो होता है पॉजिटिव, ग्राफ नीचे तो क्या होता है? निगेटिव। तो ऊपर जा रहा है मान बढ़ रहा है, नीचे जा रहा है मान घट रहा है, ऊपर बढ़ रहा है, नीचे घट रहा है, ऊपर बढ़ रहा है, नीचे घट रहा है। लेकिन यहाँ पे ऊपर नीचे हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे ना तो मान बढ़ रहा है और ना तो मान घट रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं डीसी और इसको बोलते हैं एसी। ठीक है, अगला पॉइंट हमारे पास क्या आता है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि एसी करंट को हम लोग स्टोर नहीं कर सकते हैं और डीसी करंट को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। दोनों में अंतर है। तो सबसे पहले एसी करंट, तो एसी करंट को हम लोग क्या करते हैं? स्टोर कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। इसमें चौथा पॉइंट आएगा कि डीसी करंट को स्टोर नहीं कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते। बिल्कुल भाई, तुम इसको कहां स्टोर कर सकते हो? नहीं सर, हमारे घर में तो इन्वर्टर लगा है, बैटरी लगी है और उसमें स्टोर हो जाता है। भाई, उसमें जो इन्वर्टर लगा होता है ना, वो एसी को डीसी बनाता है और डीसी को एसी। उसका नाम क्या है? इन्वर्टर। इनका मतलब में इन्वर्टर मतलब कन्वर्टर, मतलब चेंज करने वाला। तो वो चेंज करता है क्या? एसी को डीसी में और डीसी को एसी में। ठीक है, पांचवा पॉइंट हमारे पास आता है। जगह तुम्हारे पास नहीं, एडजस्ट कर देता हूं यहाँ पे, समझ जाना। ठीक है, पांचवा पॉइंट क्या आता है हमारे पास? कि जो अल्टरनेटिंग करंट होता है, जो प्रत्यावर्ती धारा होती है, इसका यूज हम बड़े पैमाने पर करते हैं। जैसे कि फैक्ट्रियों में, कारखानों में, आटा चक्की में, मिलों में, है ना। तो ऐसी जगहों पे तो इसका यूज कहां करते हैं? बड़ी जगहों पर यूज करते हैं, बड़ी जगह पर, जैसे कि फैक्ट्री, कारखाना, मिल, ये सब जो चीजें होती हैं उनमें हम लोग एसी करंट का यूज करते हैं। लेकिन जो हमारा डीसी करंट होता है, इसको हम लोग छोटी छोटी कार्यों के लिए, छोटी छोटी जगहों पे यूज करते हैं। जैसे हमारा घर ही हो, देख लो, छोटा सा तो होता है, छोटा सा ऊर्जा चाहिए, तो यहाँ पे इसका प्रयोग करेंगे। जैसे बैटरी का सेल, मोबाइल का बैटरी, तो ये सब क्या एक प्रकार के डीसी करंट देते हैं, इसलिए इनको हम लोग यहाँ यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये देखा कि एसी डीसी क्या होता है। अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं इसमें कि जो हमारे पास वैद्युत धारा का स्रोत होता है वो क्या होता है? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जल्दी से आप राइट डाउन करें, इसको मैनेज करके फिर से मिलते हैं आपसे जल्दी। हाँ जी बच्चों, तो हमने देख लिया टॉपिक। ठीक है, अब हमारे पास टॉपिक आता है जिसका नाम क्या है? वैद्युत धारा का स्रोत, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बिल्कुल सिंपल सा, बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल प्यारा सा टॉपिक है। इसके बारे में डिस्कस करना है कि वैद्युत धारा का आखिर स्रोत क्या होता है, सोर्स क्या होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो वैद्युत धारा का स्रोत है वो कितने हैं? दो हैं। कितने हैं? दो। तो कौन कौन सा? सबसे पहले तो आता है एसी और दूसरा क्या आता है हमारे पास? डीसी आता है। अब देखो, इसके बारे में जितना मैंने आपको बताया वो आपकी क्लास के लेवल से इनफ है। होता तो बहुत कुछ होता है इसमें प्रत्यावर्ती धारा में, लेकिन वो सब हम पढ़ेंगे 12th में। जो आपकी 10th क्लास है वहां पे जो ज्यादा डिस्कस किया गया है वो डीसी करंट के बारे में डिस्कस किया गया है। लेकिन जब आप लोग 12th में आते हो और मैं जब आपको वहां पे फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो मैं वहां पे आपको एसी और डीसी दोनों पढ़ाऊंगा, क्योंकि वहां पहले डीसी के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर बाद में
एसी के बारे में प्रॉपर चैप्टर ही पूरा दिया गया है और काफी बड़ा चैप्टर होता है। ठीक है, तो जितना मैंने अभी आपको बताया उतना इनफ है। अब मैं किसके डिटेल में बात करनी है, डीसी के बारे में। तो यहाँ पे जो वैद्युत धारा का स्रोत है वो हमारे पास मुख्य रूप से कितने, दो है। एक का नाम है एसी और एक का नाम है डीसी। और जो डीसी का भी स्रोत है उसके बारे में बात करते हैं। तो डीसी के भी स्रोत कितने हैं हमारे पास, दो। एक है हमारे पास सेल, क्या है, सेल, और एक है हमारे पास बैटरी। एक का नाम क्या है, सेल, और एक का नाम क्या है, बैटरी। क्यों, क्योंकि जो सेल होता है वो भी हमको डीसी करंट देता है और जो बैटरी होती है वो भी हमें डीसी करंट देती है। ठीक है, अब जो सेल होता है ये भी कितने प्रकार का, दो प्रकार का। कितने प्रकार का, दो प्रकार का। एक होता है हमारे पास प्राइमरी सेल, क्या होता है, प्राइमरी सेल। एक होता है हमारे पास सेकेंडरी सेल, क्या होता है, सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल को हिंदी में बोलते हैं हम लोग प्राथमिक सेल, क्या बोलते हैं, प्राथमिक सेल बोलते हैं। और सेकेंडरी सेल को हम लोग बोलते हैं द्वितीयक सेल, क्या बोलते हैं, द्वितीयक सेल बोलते हैं। आई होप इतना समझ में आया होगा। बैटरी इसी के बारे में बात करेंगे कि प्राइमरी सेल क्या होता है, सेकेंडरी सेल क्या होता है। और चलो, तो हमारे पास डीसी करंट के लिए कौन भी सेल है, ठीक है, इसका इसी का पार्ट है। ठीक है, आसान हो जाएगा, वही बता देंगे। तो जो डीसी है उसमें कौन आता है, सेल आता है। और सेल कितने प्रकार, दो, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी आता है। अब इसके एग्जांपल, चलो अच्छा, अब बात करते हैं डिटेल में। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, वैद्युत सेल, क्या आएगा, वैद्युत सेल आएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे वैद्युत धारा, वैद्युत सेल। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो वैद्युत सेल आखिर क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करना है। देखो, वैद्युत सेल क्या होता है, ये एक प्रकार की ऐसी युक्ति है। युक्ति का मतलब कुछ ऐसा हम लोगों ने बनाया है जिसकी वजह से हमें लाभ हो रहा है, कोई ऐसा जोड़ जोड़ की चीजों को, जिसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं युक्ति। क्या बोलते हैं, युक्ति। तो परिभाषा क्या लिखेंगे कि वैद्युत सेल ऐसी युक्ति है, ऐसी युक्ति जिसके कारण, ऐसी युक्ति जिसके कारण रासायनिक ऊर्जा को, जिसके कारण रासायनिक ऊर्जा को, जिसके कारण रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। तो क्या होता है सेल, अच्छा देखो, आप क्या करते हो, सेल के अंदर क्या भरा है, छोटे छोटे पदार्थ भरे होते हैं ना, केमिकल्स भरे होते हैं, उसमें मिला होता है, एक प्रकार से रासायनिक पदार्थ भरे होते हैं। फिर हम उससे क्या लेते हैं, ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। तो उसके अंदर क्या भरा, रासायनिक पदार्थ, और हमको क्या मिल गई, विद्युत ऊर्जा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि सेल एक ऐसी युक्ति होती है जिसके कारण रासायनिक ऊर्जा को हम लोग वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वैद्युत सेल, क्या बोलते हैं, वैद्युत सेल बोलते हैं। अब जो वैद्युत सेल होता है वो दो प्रकार का होता है, कितने प्रकार का, दो। एक का नाम प्राइमरी, एक का नाम सेकेंडरी। तो अब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे कौन आएगा हमारे पास, प्राथमिक सेल। सबसे पहले क्या आएगा, प्राथमिक सेल आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं अपने शब्दों में इंग्लिश में प्राइमरी सेल। क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेल। बहुत आसान सा, बहुत आसान सा। प्राथमिक सेल वे सेल होते हैं, प्राथमिक सेल वे सेल होते हैं जो कि एक ही बार यूज किए जा सकते हैं, एक से ज्यादा बार यूज नहीं किए जा सकते। प्राथमिक सेल, प्राइमरी सेल क्या होते हैं, तो ऐसे सेल, तो प्राइमरी सेल क्या होते हैं, ऐसे सेल, सेल का मतलब कोशिका नहीं है, सेल का मतलब सेल है यहाँ पे। तो ऐसे सेल जिनका उपयोग या जिनका प्रयोग सिर्फ एक बार किया जा सकता है, सिर्फ एक बार होता है, सिर्फ एक बार होता है, उसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेल बोलते हैं। ठीक है, इसी में हमारे पास इसके एग्जाम्पल, तो इसके एग्जाम्पल हो गया जैसे लेक-लांसे सेल, क्या हो गया, लेक-लांसे सेल हो गया। दूसरा आप मान सकते हो डेनियल सेल, क्या हो गया, डेनियल सेल हो गया। तीसरा हमारे पास हो गया शुष्क सेल, क्या हो गया, शुष्क सेल हो गया।
आजकल जो ज्यादा हम लोग यूज करते हैं वो क्या होता है, शुष्क सेल ही होता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ड्राई सेल। क्या बोलते हैं, ड्राई सेल बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या आता है, तो इसको एक बार रिवीजन कर देता हूं। प्राइमरी सेल, तो प्राइमरी सेल वह सेल होता है जो या जिसको हम लोग सिर्फ एक बार यूज कर सकते हैं, एक से ज्यादा बार यूज नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं प्राइमरी सेल। फिर क्या आता है, सेकेंडरी सेल। सेम यही चीज होता है बट वहां पे एक से ज्यादा बार, एक से ज्यादा बार। तो दूसरा पार्ट हमारे पास क्या आता है, सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल, ठीक है। इसको मिटा देता हूं, तो यहीं पे मैं इसको लिख देता हूं सेकेंडरी सेल के बारे में। तो सेकेंडरी सेल हमारे पास क्या होता है, परिभाषा आप लिख सकते हैं कि वह सेल होता है जिसको हम लोग एक से ज्यादा बार यूज कर सकते हैं, सेकेंडरी सेल कहलाता है, ठीक है। दूसरा क्या आता है हमारे पास, सेकेंडरी सेल, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में द्वितीयक सेल। क्या बोलते हैं, द्वितीयक सेल बोलते हैं। और इसका एक अन्य नाम होता है संचायक सेल। क्या होता है, संचायक सेल भी होता है, ठीक है। अब इसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे मैंने भी लिखा था प्राइमरी सेल के बारे में कि प्राइमरी सेल वह सेल होता है जो कि किसी जिसको हम लोग एक बार यूज कर सकते हैं, जैसे लेक्लांस है, डेनियल, शुष्क। उसी प्रकार से जो सेकेंडरी सेल होता है इसको हम लोग एक से ज्यादा बार यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे मोबाइल में लगी बैटरी, इस माइक्रोफोन में लगी बैटरी, टैबलेट लैपटॉप में लगी बैटरी। तो जो बैटरी होता है इसको हम लोग सेकेंडरी सेल बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इनको हम लोग एक से ज्यादा बार यूज कर सकते हैं। कुछ कैमरे भी आते हैं जिसके अंदर खास प्रकार के सेल लगाए जाते हैं जिनको हम लोग चार्ज कर सकते हैं, तो भी किस में आएंगे, सेकेंडरी सेल में आएंगे। तो इसके बारे में आप क्या लिखेंगे कि ऐसे सेल जिन्हें एक से ज्यादा बार उपयोग किया जा सकता है, एक ज्यादा बार उपयोग किया जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेकेंडरी सेल बोलते हैं। और इसका अन्य नाम क्या होता है, संचायक सेल। क्या होता है, संचायक सेल होता है, ठीक है। क्योंकि ये क्या करता है, ये एसी करंट को, मेरा मतलब जब इसको आवेश देते हैं तो आवेश को स्टोर कर लेता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं संचायक सेल। तो स्टोर करता है, क्या करता है, स्टोर करता है। इसका एग्जाम्पल हमारे पास क्या आएगा, जैसे कि सबसे आसान बैटरी। क्या आता है, बैटरी, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया सेल, ठीक। चलो इसे जल्दी से आप लोग राइट डाउन करें, फिर आगे हम कुछ आपको और बताते हैं। हाँ जी बच्चों, तो अब हमारे पास टॉपिक नया आ गया फिर से, धारा नियंत्रक, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रियोस्टेट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझिएगा। यहां पे आज हम ये समझ पाएंगे कि जो धारा होती है उसके मान को हम इसको यूज करें कैसे बढ़ा सकते हैं। देखो इसका नाम क्या है, धारा नियंत्रक। नाम से ही लग रहा है कि धारा को नियंत्रित करने वाला। तो ये हमारे पास एक ऐसा उपकरण अभी बनाऊंगा जो क्या करेगा, किसी भी सर्किट में, किसी परिपथ में धारा को नियंत्रित करेगा, मतलब कि धारा के मान को कम या ज्यादा करेगा। उसे क्या बोलेंगे, धारा नियंत्रक। तो अगर सिंपल से आपसे कोई बोले कि धारा नियंत्रक क्या होता है, तो आप बड़े प्यार से बता सकते हो कि धारा नियंत्रक एक ऐसा यंत्र है या एक ऐसा उपकरण है जो किसी परिपथ में धारा को नियंत्रित करता है, धारा को कंट्रोल करता है कि धारा कम जानी है, धारा ज्यादा जानी है। ये कौन करता है, धारा नियंत्रक करता है। तो सबसे पहले धारा नियंत्रक दिखता कैसे है, तो इसको बनाते कैसे हैं, सबसे पहले इसकी संरचना देखो। तो क्या होगा, हमारे पास एक खोखला बेलन होगा, एक खोखला बेलन। तो हमने यहाँ पे एक खोखला बेलन बना दिया, और ये जो बेलन है ये अचालक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अचालक होना चाहिए, चालक नहीं होना चाहिए। फिर इसके ऊपर मैं क्या लपेट दूंगा, तार। क्या लपेट देंगे, ऐसे तार लपेट देंगे, ठीक है। ये जो मैं ऐसे कर रहा हूं इसका मतलब इस पे मैं क्या कर रहा हूं, तार को लपेट रहा हूं, तार को लपेट रहा हूं। और जब आप तार को लपेटोगे तो ये तो मैं आपको दिखाने के लिए से बना रहा हूं, लेकिन अगर आप लोग अपने विद्यालय के लैब में, स्कूल के लैब में देखोगे तो इतने पास तार होते हैं कि अगर ये ऐसे थोड़ी दूर पे रखा हो ना
तो आपको लगेगा नहीं कि इसके अंदर गैप भी है, जब तक आप उसको टच नहीं करेंगे। जब इसको हम टच करते हैं अपने हाथों से ना ऐसे, तो समझ में आ जाता है कि हाँ इसके बीच में क्या है, जगह है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे पास धारा नियंत्रक है। इसमें क्या होता है, खोखला बेलन होता है और वो अचालक होता है और उसके ऊपर तार के बहुत सारे फेरों को लपेटा जाता है। इसके ऊपर जस्ट एक हमारे पास क्या होती व्यवस्था होती है इस प्रकार से, और इस व्यवस्था को हम क्या करते हैं, आगे पीछे खिसकाते हैं, आगे पीछे खिसकाते हैं, इधर भी और इधर भी। जब इसको हम आगे पीछे खिसकाते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पे धारा का मान कम हो जाता है और धारा का मान ज्यादा हो जाता है। तो ये क्या धारा नियंत्रक है। अब अगर हमसे कोई बोले धारा नियंत्रक क्या होता है, तो इसके बारे में आप क्या बताओगे। सबसे पहले हमने क्या लिया था, एक खोखला अचालक बेलन लिया था, खोखला अचालक बेलन लिया था। ठीक है, ये पहला पार्ट हमने, इस पे आता नहीं है जनरली बहुत सारा लिखने के लिए, अगर आ जाए तो आप लिख सकते हो, बहुत सिंपल सी बात है। तो मैंने क्या लिया, खोखला अचालक बेलन लिया और उसके ऊपर क्या लपेट दिया, तार लपेट दिया, और उसके ऊपर एक क्या होती है, एक व्यवस्था होती है, इसको हम व्यवस्था बोलते हैं। मतलब मान लीजिए एक सिस्टम होता है जिसके कारण हम धारा के मान को कम और ज्यादा कर सकते हैं। अब सुनना, यहाँ पे जो ये कार्य करता है इसमें दो फॉर्मूले आते हैं। ठीक है, तो अभी फॉर्मूले को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, बाकी की चीजें बाद में बताएंगे क्योंकि अभी वो टॉपिक हमारे पास आने वाला है। फॉर्मूला सबसे पहले यहाँ पे क्या लगता है हमारे पास, विशिष्ट प्रतिरोध का। किसका लगता है, विशिष्ट प्रतिरोध का। ठीक है, इसको हम लोग अभी पढ़ेंगे है ना आगे। इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। और दूसरा हमारे पास होता है ओम का नियम। क्या होता है, ओम का नियम। तो ये आ गया हमारे पास ओम का नियम, जिसे हम बोलते हैं ओम्स लॉ। क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ बोलते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला बताता हूं, रो बराबर होता है आर ए अपॉन एल। यहां से अगर मैं इसको आर का मान निकालूं तो एल को उधर भेज सकता हूं, ए को नीचे, तो ये हो जाएगा रो एल अपॉन में ए और बराबर क्या बचेगा, आर। एक सेकेंड, ओम का नियम क्या होता है, आर बराबर वी अपॉन आई। अगर मैं यहां से आर और आई में संबंध निकालूंगा तो आर 1/आई आता है। ठीक है, और यहां से अगर मैं आर और एल में संबंध निकालूंगा तो यहां पे जो संबंध आता है वो आएगा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल। इसका मतलब कि आर का मान बढ़ेगा तो एल का मान बढ़ जाएगा, सॉरी उल्टा बता दिया मैंने, एल का मान बढ़ेगा तो आर का मान बढ़ जाएगा, या आर का मान अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो हमें एल के मान को बढ़ाना पड़ेगा। एल क्या है, चालक तार की लंबाई है। और यहां पे देखो, अगर मैंने लंबाई बढ़ा दी तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। प्रतिरोध क्या होता है, धारा के मार्ग को अवरोध उत्पन्न करता है, धारा को रोकता है, कम करता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। देखो लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा, धारा का मान कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड होता है धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक क्या करता है, किसी परिपथ में धारा को नियंत्रित करता है। ठीक है, इसमें दो कंसेप्ट होता है, एक क्या होता है हमारे पास, एक तो ये होता है विशिष्ट प्रतिरोध पर बेस्ड होता है। फिर से समझ लीजिएगा, बहुत आसान तरीके से किस पे बेस्ड होता है, विशिष्ट प्रतिरोध पे। और दूसरा कौन सा नियम आता है, ओम का नियम। तो विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अभी सब पढ़ना है, ज्यादा दिमाग ना लगाइए, बस इस रिलेशन को आप अभी के लिए याद रखेंगे। रो बराबर आर ए अपॉन एल, तो मुझे आर और एल के बीच में रिलेशन चाहिए था, तो मैंने एल को उधर भेज दिया, तो हो गया रो एल, और ए बटे में आ गया इधर बटे में, तो रो एल अपॉन ए बराबर क्या हो जाएगा, आर एरो। तो यहाँ पे क्या बचा कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल। तो यहाँ पे जो आर है वो प्रतिरोध है, जो एल है वो चालक तार की लंबाई है। लंबाई को बढ़ाऊंगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, लंबाई को कम करूंगा अगर तो प्रतिरोध भी कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो, अगर मैं प्रतिरोध को बढ़ा दूंगा तो धारा का मान कम, यहाँ पे उल्टा चल रहा है, और इसको व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं भाई। इसको यहाँ क्या बोलेंगे, आर प्रोपोर्शनल एल, आर अनुक्रमानुपाती एल के, आर समानुपाती एल के। लेकिन यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि आर व्युत्क्रमानुपाती आई के। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं, तो ये कुल मिला के हमारे पास कंसेप्ट होता है। तो इसी प्रकार से जब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, पीछे बढ़ाते हैं, तो एक बार लंबाई बढ़ती है, एक बार लंबाई कम होती है, जिससे प्रतिरोध का मान कम और ज्यादा होता है, और प्रतिरोध का मान कम और ज्यादा होगा तो धारा का मान ऑटोमेटिक कम और ज्यादा हो जाएगा।
ठीक है, टॉपिक समझ में आया होगा। और हाँ, आप सही बच्चे पढ़ाई करते रहें। 2025 बोर्ड में आपको अच्छे नंबर स्कोर करना है तो आपको चीजों को बहुत सीक्वेंस में और बहुत प्रॉपर सही वे में पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ऊपर से पढ़ने से आप पास तो हो सकते हो, लेकिन अच्छे नंबर स्कोर करने में बड़ी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो अच्छे नंबर स्कोर करना, 90 क्रॉस करना है तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, चीजों को एकदम विजुअलाइज तरीके से, एकदम उसके डेप्थ में जाके। ऐसा क्यों होता है? क्यों कई बार क्वेश्चन को घुमा के ही पूछ लेता है। ठीक है, तो ऐसी चीजें होनी है। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी बच्चों से नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, एक जानकारी और, अब आपके चैनल पे केमिस्ट्री की भी क्लास तो होने लगी है, तो परेशान होने की कोई जरूरत आपको नहीं है। फिजिक्स में पढ़ा रहा हूँ, केमिस्ट्री मान सर पढ़ा रहे हैं, मैथ गोविंद सर पढ़ा रहे हैं, तो ऐसी चीजें आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, और भी टीचर्स हैं, सब कुछ सिस्टम बन रहा है, सब कुछ सेट हो रहा है। एक स्टूडियो और बन चुका है जिससे कि आपकी क्लासेस प्रॉपर वे में मिलती रहे। जो अभी तक वीडियो आपको नहीं मिल रही थी उसका रीजन यही था कि एक स्टूडियो और सेट हो रहा था ऊपर। तो ये जो ये नीचे फ्लोर है जहां पे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसके ऊपर वाले फ्लोर पे एक और रूम है, स्टूडियो है, वहां पे मान सर अपना वीडियो शूट करते हैं और गोविंद सर। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आप सभी बच्चों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना प्यार इसी तरीके बनाए रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।